नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल एज में हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जैसे कि जो हमने संविधान सभा को आधा कर लिया था, यानी कहाँ तक खत्म कर लिए थे हम लोग। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तक इसको कंप्लीट हो गया था। यानी अब हम जो संविधान सभा में विभिन्न समितियां थीं, छोटी बड़ी समितियां, और उनके बारे में जानना था, और संविधान में जो प्रतीक राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान को अपनाया, उनके बारे में हम लोगों को डिटेल से समझना है। तो आज इस लेक्चर में उसी को बारी बारी से हम लोग करेंगे, और जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें आपको थोड़ा चीज़ें समझ में आएंगी। आज आप यहाँ से पढ़ते हैं तो इन छोटी बढ़ती समितियाँ आपकी कंप्लीट तो होंगी, साथ में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट आपके होने जा रहे हैं। ओके, तो संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में लिखा है। मैंने बताया था कि संविधान का जो निर्माण था, वह निर्माण कार्य को तेजी से निपटाने के लिए 8 प्रमुख समितियां थीं और 15 लघु समितियां थीं बनाई गई। ठीक है, तो 8 प्रमुख समितियां आपके सामने 5, 2, 7, 2 कितना 7 समितियां अभी हाल ही में यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, तो इन समितियों को आप देखिए कौन कौन सी समितियां थी आपकी। नंबर 1, संविधान सभा की जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे संविधान सभा में, तो इनमें जहां भी संघ लगा रहता था, संघ समिति, तो संघ के जितने भी जो जवाहरलाल नेहरू थे वो अध्यक्ष थे। जैसे राज्यों के लिए समिति, यानी रियासतों से बातचीत के लिए भी जो समिति बनी थी, उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ओके, तो चलिए आइए देखिए। सरदार पटेल के बारे में बात करें तो ये मूल अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। ओके, तो मूल अधिकारों से संबंधित समिति, मौलिक अधिकार है ना, जो फंडामेंटल राइट थे, उनसे संबंधित जो समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल सरदार पटेल थे। ठीक है, तो ये प्रांतीय समिति के भी, प्रांतीय यानी राज्यों से संबंधित जो समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ, और मौलिक अधिकारों से व अल्पसंख्यकों पर जो सलाहकार समिति थी, उसके भी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरदार भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बीपी मेनन के सहयोग से इन्होंने जो हमारी रियासतें थीं, उन रियासतों के एकीकरण में, है ना, महत्वपूर्ण योगदान निभाया था वल्लभ भाई पटेल ने। और जो राष्ट्र का एकीकरण था, उस एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो इनको प्रांतीय संविधान समिति व मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति का जो बड़ी समिति थी, उसका अध्यक्ष बना दिया गया था। ओके, अब राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये समितियों के अध्यक्ष होते थे। मतलब जब हमारी जो संविधान सभा है द्विसदनीय विधानमंडल की तरह काम करती थी, जब संविधान सभा जो जनता या देश हित में काम करती थी, है ना, तो उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होते थे। और जब वो विधायिका के रूप में काम करती थी, यानी देश के लिए कानून व विधि बनाने का कार्य करती थी, तो उसके अध्यक्ष जीवी मावलकर होते थे। तो चूंकि राष्ट्रपति या संविधान सभा की जो 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर किनको बना दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष। अब चूंकि अध्यक्ष थे, तो इन अध्यक्ष बनाने के उपलक्ष्य में इनको प्रक्रिया नियम समिति व संचालन समिति, मतलब इनकी देखरेख में ही जो कानून व रूल्स प्रोसीजर कमेटी होती थी, तो वो समितियां चलती थी। तो इससे आप याद रख सकते थे कि जो प्रोसेसिंग समिति थी, प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग किसके अंतर्गत बनता है या किसके अंडर में कार्य होता है, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, तो संचालन समिति इन्हीं के अंतर्गत होती थी। तो इस तरह से ये
बड़ी समितियां थी। इन बड़ी समितियों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखेंगे तो एक ट्रिक है, इस ट्रिक को थोड़ा सा याद कर लीजिए। जिन बड़ी समितियों के नाम यूनियन शब्द आए यानी संघ आए तो वो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष हमेशा पंडित। यदि संघ आ गया समिति में तो समझना कि वो अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अब जो प्रारूप समिति बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी संविधान की, उनके जो सदस्य थे वो कौन कौन थे इसको समझ लेते हैं। 29 अगस्त 1947 को सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति बनी। इसके बी.एन. राव द्वारा तैयार कच्चे मसौदे यानी संविधान सभा के सलाहकार के रूप में इनको कहा जाता था, बी.एन. राव माना जाता था। अब इन्होंने एक जो कच्चा ड्राफ्ट यानी रॉ मटेरियल बनाया, उसको इस ड्राफ्टमैन कमेटी ने एक मतलब डाटा में चेंज किया, एक अप्रोप्रिएट डाटा था, तो इन्होंने कच्चा मसौदा यानी जो डाटा था वो दिया, इन्होंने इसको अरेंजमेंट किया। ये जो ड्राफ्टमैन समिति थी, ठीक है। तो एन गोपाल स्वामी इसके सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है। तो ये जो सदस्य थे ये सदस्य चेंज नहीं हुए, इसमें टोटल 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित यानी अध्यक्ष जो थे उन्हीं के सहित 7 सदस्य थे। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि संविधान सभा की समिति जो बनी प्रारूप समिति उसमें कितने सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे। ओके, और इनके सदस्यों के बारे में यदि बात की जाए तो यदि इनके अलावा जो अध्यक्ष थे उनके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताना कि टोटल 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे, वो नाम के अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, तो एन माधवन थे, एन माधवन इनके ये किनके स्थान पर आए, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा वाले बीएल मित्तर को इन्होंने क्या किया, रिप्लेस किया एन माधवन ने। और टीटी कृष्णमाचारी थे, वो डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में, तो उनके जगह आए, ठीक है। तो अब आप इसको याद रख सकते हैं कि ये माधव यानी जो माधव कृष्ण को बोलते हैं, ठीक है। और कृष्ण तो यहाँ लिखा ही है, एक कृष्ण दोनों बार आए थे, ठीक है। और बीएल मित्र तो इनके मित्र चले गए, ठीक है, मित्र चले गए थे। और एन माधव के ओके, मित्र से मित्र याद रखेंगे और कृष्ण दोनों में आ गए थे। तो देखो यहाँ कृष्णामाचारी भी होगा, माधव भी कृष्ण ही थे, तो माधव और कृष्ण से याद रखेंगे तो याद ये आने वाले सदस्य हैं और डीपी खेतान और ये बीएल मित्र जाने वाले सदस्य हैं। ओके, एग्जाम में अक्सर उन सदस्यों के नाम पूछे जाते हैं जिन्होंने दूसरों को रिप्लेस किया। एन माधव व टीटी कृष्णमाचारी ऐसे 2 सदस्य हैं जिन्होंने क्या किया, इनको रिप्लेस किया। ओके, चलिए देखिए संविधान का वाचन व संविधान में देखिए, अब जब संविधान स्टार्ट हुआ तो उसमें 3 वाचन हुए थे और 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। कितने अधिवेशन हुए थे, 11 अधिवेशन, 11 सेशन इसकी सत्र लागू हुए थे, अधिवेशन नहीं बोलेंगे सत्र, 11 सत्र आयोजित हुए थे और 3 वाचन हुए थे। तो पहला मसौदा यानी फर्स्ट ड्राफ्ट था जो फरवरी 1948 में प्रकाशित, जनता को चर्चा व संशोधन सुझाव के लिए 8 महीने दिए गए, ठीक है, पहला जो ड्राफ्ट हुआ। अब द्वितीय वाचन था आपका, दूसरा मसौदा जब बना तो जनमत और आलोचनाओं के बाद अक्टूबर 1948 में आया। प्रारूप समिति ने अपनी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 6 महीने से कम समय लिया और कुल 141 दिन ही बैठी। तो जो प्रारूप समिति थी वो कितने समय तक बैठी, 141 दिन, मतलब 6 महीने से कम समय लिया इन्होंने अपना ड्राफ्ट तैयार करने में। ओके, अब सेकंड वाचन था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 है, कहीं ना कहीं ये नवंबर में ही होता है। देखो जो तीसरा वाचन है वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला, यानी ये 1948 से 1949 तक, 26 नवंबर सॉरी 14 नवंबर से 26 नवंबर तक ही चला। ये है, ये 1 साल का समय है इसमें। तृतीय वाचन में द्वितीय वाचन में 15 नवंबर से, ये भी नवंबर में स्टार्ट हुआ तो 17 अक्टूबर तक फिनिश हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा वाचन है देखो, सबसे इसमें लिखा है यह सबसे लंबा खंड था, लंबा खंडवार था। चर्चा हुई कुल कितने
संशोधन पेश किए, 7,653 संशोधन पेश हुए, जिनमें से 2473 पर सभा में बहस हुई। यानी टोटल इन्होंने क्या किया, पेश कितने किए, पेश हुए टोटल। कहने का तात्पर्य है कि जो इन्होंने कुल चर्चाएं संशोधन हुए वो कितने हुए थे, 7,653। ओके। और इन्होंने सहमत संशोधन बहस पर सभा जो थी बहस करने में कितने संशोधनों पे सहमत हुई, वो थी 2473। ये याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं द्वितीय वाचन कब से स्टार्ट हुआ, यानी 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर अक्टूबर 1949 था। तीसरा जो था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 चला। तो ये द्वितीय वाचन सबसे बड़ा वाचन था, याद रखना। ओके। प्रथम वाचन जो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 डॉक्टर अंबेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट पेश किया। देखो ये जो प्रथम वाचन है, प्रथम वाचन, ये प्रथम वाचन है, ये द्वितीय वाचन है और ये तृतीय वाचन है। देखिए ये 4 से मात्र 9 नवंबर में ही चला। पहला जो वाचन है मात्र 4 से 9 नवंबर, याद रखना। नवंबर में की बात ही हो रही है, कौन सी, नवंबर की। अब यहाँ भी देखिए 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, ये 1 साल तक गया। और ये 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 मात्र कुछ ही दिन चला। ठीक है। तो इस तरह से 3 वाचन हुए। और तीसरा वाचन की जो प्रक्रिया थी और प्रोसेसिंग थी वो बहुत लंबी हुई, इसमें बहुत सारी बहसें चली। ओके। नेक्स्ट देखिए 26 नवंबर 1949 संविधान का अधिनियम। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को तो आपको याद होगा हमने संविधान क्या है अपना अडॉप्टेड कर लिया। ओके। 26 नवंबर कब कर लिया, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पेश प्रस्ताव, इनके द्वारा कौन सा प्रस्ताव पेश किया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबल बाय फास्ट। ठीक है। ये आप याद रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबल्ड पास्ट, घोषित हुआ। ऐतिहासिक हस्ताक्षर 299 सदस्यों में से लास्ट का दिन कितने, 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए। ठीक है, उपस्थित रहे सदस्य 299 में से उस दिन 284 सदस्यों ने, उपस्थित सदस्यों ने मूल संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। अब 26 नवंबर के दिन पूर्ण संविधान को लागू ना किया गया था, उस समय आंशिक संविधान को लागू किया गया था, जैसे कि नागरिकता संबंधी प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान व अंतरिम संसद चुनाव, यानी 324 में और 5 से 9 ये नागरिकता दिया है। तो कुछ ही आर्टिकलों को उस दिन बहाल किया गया, बाकी हमने जब गणतंत्र देश बनाया उस समय से हमारे यहाँ जो संविधान है वो लागू हो गया पूर्णतः। ठीक है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। प्रस्तावना, एक प्रस्तावना को हमने शामिल किया। अब प्रस्तावना जी ये जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव बन गया था और 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां को शामिल किया। ओके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी तार्किक ओजस्वी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो तार्किक, अपने तार्किक ज्ञान, ओजस्वी तर्कों व शानदार बहसों के कारण भारतीय संविधान का जनक कहा गया उनको। ठीक है। और उन्हें आधुनिक मनु कहा गया। ठीक है, इसी कारण उनको आधुनिक मनु कहा जाता है। किस कारण, तार्किक व ओजस्वी तर्कों व शानदार बहसों के कारण भारतीय संविधान का जनक किसको कहा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ओके। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का पूर्ण प्रवर्तन, इस दिन पूर्ण रिपब्लिक डे मनाया गया था और इसी दिन रिपब्लिक, फर्स्ट रिपब्लिक बन गया, हमारा देश गणतंत्र बन गया। और इसी दिन हमने संविधान सभा के जो शेष भाग थे सभी भागों को लागू कर दिया। 26 जनवरी 1930 को ही क्यों किया, ऐसा क्यों, क्योंकि देश में पहली बार जब पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई तो 1929 की बात है, 1930 की बात है, जब ये 26 जनवरी की मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए, है ना, ध्वज फहराया था रावी नदी के तट पर।
लाहौर अधिवेशन में। तो उसी समय के सपनों को यानी याददाश्त को साकार करने के लिए उन्होंने 26 जनवरी को ही 1950 को संविधान के पूर्ण गणतंत्र के रूप में चुना। ओके, तो कांग्रेस का जो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन जहां पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पास हुआ था दिसंबर 1929 में, ये 30 दिसंबर की उसी दिन मध्य रात्रि को इन्होंने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया। उसी झंडा फहराने के उपलक्ष्य में हमने 26 जनवरी को क्या किया, अपने देश को गणतंत्र बना दिया। 1930 के उस ऐतिहासिक दिन को अमर बनाने के लिए 26 जनवरी की तारीख को संविधान सभा ने चुन लिया। ओके, इस दिन के बाद 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 का सरकार अधिनियम हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया। जिस तरह से हमने अपने 26 जनवरी 1950 को संविधान गणतंत्र को अपनाया, वो जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दोनों को क्या हो गए, रद्द हो गए। संविधान सभा के अन्य ऐतिहासिक कार्यों के बारे में जानेंगे। संविधान बनाने और देश के लिए कानून संविधान बनाने और देश के लिए कानून लागू करने के अलावा संविधान सभा ने स्वतंत्र राष्ट्र के प्रतीकों को अपनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए या काम किए। देखो, ये ध्वज को कब अपनाया गया, ये जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, इस झंडे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, याद रखना। ओके, तो कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को आधिकारिक रूप से अपना लिया गया। 24 जनवरी की बात करेंगे तो ये राष्ट्रगान व राष्ट्रगान को भी अपनाया गया, राष्ट्रगीत जैसे वंदे मातरम को भी अपनाया गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतिम बैठक हुई और सर्वसम्मति से भारत का पहला राष्ट्रपति बना लिया। ठीक है, किसको, राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे आपके, उनको हमने स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया। कब, 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमने क्या किया था, इसी दिन हमने राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान को अपनाया था। ये डायरेक्ट डेट पूछी जाती है। और मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने सत्यापित की और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ओके, नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण तथ्य तथा सुलेखन व कला, मतलब जो संविधान सभा की आर्ट या कैलियोग्राफी थी, उसको किस किसने अपने हाथों से सजाया या बनाया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो चीफ ड्राफ्टमैन थे इसके, तो वो श्री S.N. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। देखो, ये प्रारूपकार और सलाहकार में क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप इस चीज को याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, यदि आपसे सलाहकार के बारे में पूछा जाएगा तो सलाहकार B.N. राव थे और प्रारूपकार के बारे में पूछा जाए तो वो श्री S.N. मुखर्जी थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंग्रेजी की कैलियोग्राफी का। तो मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपने हाथों से इटालियन प्रवाहमय जो इटैलिक शब्द थे या स्टाइल थी उसमें लिखा गया। इटैलिक यानी कैलियोग्राफी है ना, मतलब जो झुके हुए शब्द थे उसमें इन्होंने इस तरह से शब्द बनते थे, जैसे कि XYZ करके, ऐसे मान के चलो इटैलिक जो शब्द होते थे उनमें इन्होंने प्रवाहमय इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा। इन्होंने लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। और हिंदी कैलीग्राफी, संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, और जब हमने मुद्रा को अपनाया, सॉरी सील के रूप में, यहाँ प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाया था। ठीक है, संविधान सभा का आधिकारिक प्रतीक यानी सील हाथी, जो संविधान सभा के विशाल आकार को दर्शाता है। भाई ये याद रखना, कौन से आकार को, विशाल। संविधान का, हमारा जो संविधान है जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान माना गया, और इसको विशाल इसलिए माना गया क्योंकि इसमें बहुत सारे अनुच्छेद पैरा हैं। ठीक है, इतना विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। तो ये हाथी की मुद्रा को यानी प्रतीक के रूप में हमने अपनाया। तो हाथी का अपनाने का उद्देश्य है कि जो हमारा संविधान है वो विशाल है, इसका आकार बहुत बड़ा है। हिंदी कैलीग्राफी बसंत कृष्ण वैद्य ने किया। सौंदर्यीकरण किसने किया, शांति निकेतन के महान कलाकारों नंदलाल बोस व व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। ठीक है,
नंदलाल बोस व राम मनोहर सिन्हा के द्वारा क्या किया गया, इसका सौंदर्यीकरण किया गया संविधान का, इसने सजाने का काम किया। ओके, संविधान के हर पन्ने को खूबसूरत कलाकृतियों से सजाया, विशेषकर प्रस्तावना को राम मनोहर सिन्हा ने सजाया। ठीक है, इम्पोर्टेंटली राम मनोहर सिन्हा का नाम जो आता है वो किसमें आता है, संविधान सभा को, संविधान की प्रस्तावना को सजाने में। ओके, नेक्स्ट देखिए, संविधान की आलोचना के भी कुछ पॉइंट देखिए, आलोचनाएं भी हुई हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ये प्रतिनिधि निकाय नहीं है, लोगों ने माना कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं है क्योंकि वयस्क मताधिकार से इसका निर्वाचन नहीं हुआ था। संविधान सभा कहते हैं कुछ इसका निर्वाचन हुआ था, कुछ चुनी हुई थी, आंशिक रूप से चुनी हुई व आंशिक रूप से नियुक्त थी। ठीक है, तो ये संविधान सभा पूर्णतः क्या है, वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी, ये आलोचना एक बन जाती है। संप्रभु निकाय नहीं, कुछ लोगों ने माना कि ये ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव पर बनी है, कैबिनेट मिशन के, तो इसको संप्रभु मतलब खुद हमने अपने आप से नहीं बनाया है। वकीलों का प्रभुत्व, संविधान की भाषा बहुत जटिल व कानूनी है क्योंकि इसमें वकीलों व राजनीतिज्ञों का वर्चस्व है, इसलिए हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है, इतना याद रखना। ठीक है, कांग्रेस का प्रभुत्व ज्यादा है इसमें। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। इन्होंने क्या कहा, जो ग्रैनविल ऑस्टिन जो संविधान के प्रमुख विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, ये इन्होंने आलोचना की थी। तो ये आलोचनाएं होती रही हैं। भले ही संविधान चुनाव नहीं हुए लेकिन सभा में भारत के हर वर्ग, धर्म व विचारधारा के दिग्गज नेता को शामिल किया गया। दिग्गज नेता शामिल थे जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान विचारक व रचयिता थे। आज 75 सालों बाद भी यह संविधान मजबूती से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चला रहा है, जो इसकी सफलता व प्रमाणिकता का सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, तो हमारे संविधान में देखा जाए तो अभी तक कोई बड़ा भारी चेंज नहीं हुआ है, संशोधन होते रहते हैं, लेकिन देश के जैसे कि अफ्रीका संविधान कई बार बदला है, फ्रांस ने अपना संविधान कई बार बदला है, तो इस तरह से वहाँ के संविधान में स्थायित्व नहीं है, जबकि हमारे भारत का संविधान एक अखंड व अड़ग रूप से जो उसके पैरा हैं वो एकदम अपने आप में डटे हुए हैं, ये अपने मार्गों पे खड़े हुए हैं और देश के लोकतंत्र को सबसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण का आधार है। ठीक है, मजबूतीकरण का आधार है। तो पहली मांग 1934 में, ये ओवरव्यू है, डिटेल ओवरव्यू जो हम लोग रिकॉल है जो हम लोग पढ़े हैं अब तक। 1934 में एम.एन. राय ने सबसे पहले मांग की। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। ये उद्देश्य प्रस्ताव भी आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है इस उद्देश्य प्रस्ताव से ही ली गई है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें कुल अध्यक्ष सहित, यानी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनके सहित कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे और उनके अलावा 6 सदस्य थे। संविधान पारित व अधिनियमन 26 जनवरी 1949 को हो गया। 299 कुल सदस्यों में से 284 उपस्थित सदस्यों के ऐतिहासिक हस्ताक्षर 26 नवंबर 1949 को ही हुए और संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया और संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। इसमें कुल 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन का काम हुआ। कुल 11 सत्र आयोजित हुए, 165 दिन बैठक हुई। अब इसमें 11 सत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 11 सत्र में आपको पता है कि इन सत्रों को याद रखना आसान बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ब्लूप्रिंट के रूप में दे दूंगा, आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये बार बार डेट हैं भूल जाती हैं, तो यदि ये सत्र एक बार पीएससी में 2022 में लगभग एमपी पीएससी में ये क्वेश्चन आया था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव किस सत्र में लाए, संविधान के किस सत्र में लाए, तो उन्होंने डेट दे दी थी चारों में पूरा। इस यहाँ से पहला सत्र, दूसरा सत्र, तीसरा सत्र, चौथा सत्र, ऐसा भी लिख देगा तो भी दिक्कत है कि ये पहले सत्र में लाए, 6वें सत्र में लाए, 9वें सत्र में लाए या 11वें सत्र में लाए या दूसरे सत्र में लाए।
तो अब भाई आप सत्र की डेट याद रखेंगे तब आपको पता चलेगा। और ये डेट याद होना चाहिए कि वो 13 दिसंबर 1946 को आया। इस सत्र की डेट याद होना चाहिए कि उस समय कौन सा सत्र चल रहा था 11 सत्र में से, तब आप आंसर दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन हो गया था, कई बच्चों ने नहीं कर पाया। ओके। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त किस सत्र के दौरान हुआ? 29 अगस्त 1947। संविधान अधिनियमित हुआ। इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म होता है। लास्ट में लिखा है अ लिविंग डॉक्यूमेंट। एक संविधान कैसा है? हमारा एक जीवंत दस्तावेज है। ओके। कैसा जीवंत दस्तावेज? कहने का तात्पर्य है, देखिए संविधान जो है हमारा, इसमें क्या लिखा हुआ है? हमारा जो संविधान है, संविधान की महानता, भारतीय संविधान केवल कानूनों का एक निर्जीव किताब नहीं है, यानी यह एक जीवंत दस्तावेज है। तो हमने कहा जो कानून एक जैसे पुस्तक तो क्या होती है? एक निर्जीव होती है, उसमें जीवन नहीं पाया जाता है। वैसे संविधान भी एक पुस्तक है, लेकिन वो निर्जीव नहीं है, वो जीवंत दस्तावेज है। क्यों? वो समय की बदलती मांगों और अनुरूप के अनुसार, आकांक्षाओं व चुनौतियों के अनुसार, जो समय की मांग है, चुनौतियां हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके अनुरूप जो हमारा संविधान है वो बदलता रहता है। 1935 के एक्ट की नींव से लेकर कैबिनेट मिशन की बहसों और अंततः 26 जनवरी 1950 के पूर्ण प्रवर्तन तक भी एक ऐतिहासिक यात्रा भारत की अटूट लोकतांत्रिक संकल्प की जीत है। विविधता में एकता का प्रतीक है। ठीक है। तो संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो वह बुरा साबित ही होगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। संविधान, कोई लोकतांत्रिक देश जब संविधान को अपनाता है तो उसकी गारंटी लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि लोगों में कितनी सच्चरित्रता है उस दस्तावेज को, उस कानून को मानने की या उन्हें लागू करने की। ओके। तो यहाँ पे लिखा है अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें भाई, है ना। रिवीजन इज द की ऑफ मास्टर क्वालिटी। ओके। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट की रिवीजन ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप बार बार रिवीजन कर रहे हैं तो याद होता जाता है, रटता जाता है। ठीक है। तो आज का ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।